हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल में हमें 5 सेंटर पढ़ना है, 5 सेंटर हमें पढ़ना है और ये सेंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें हम, जिनमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता है, उन सभी में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सभी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल ये हमारा टॉपिक है आज का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रॉइड। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो अगर मान लो कोई ट्रायंगल दिया है हमें एबीसी, और इस ट्रायंगल की जो मीडियंस है, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। तो ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, एडी एक मीडियन है, बी मीडियन है, और एक मीडियन क्या है? सीएफ है। ठीक है, तो इन मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। ये क्या है? तीनों इसकी मीडियंस है। इस ट्रायंगल की कौन कौन सी मीडियन है? एडी, बीई एंड सीएफ। ठीक है, ये क्या है? मीडियंस है। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि जी, ये क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है। क्लियर है? सेंट्रॉइड ऑलवेज डिनोटेड बाय जी। इसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अब अगर मीडियन की हम बात करें तो मीडियन क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल की मीडियन का मतलब, अगर कोई वर्टेक्स ए है, इससे हमें मीडियन ड्रॉ करना है, तो अपोजिट साइड बीसी है, बीसी का मिड पॉइंट डी है, और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर वर्टेक्स से हम ज्वाइन करते हैं तो एडी यहाँ पे क्या बनेगी? मीडियन बनेगी। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में 3 मीडियन पॉसिबल है। ठीक है ना? एडी और बीई एंड सीएफ, ये इसकी मीडियंस पॉसिबल है। डीईएफ ये साइड के मिड पॉइंट्स। क्लियर है? तो डी पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2 + x3/2, y2 + y3/2। इसी प्रकार से हम दूसरे मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ई और एफ। ठीक है, ई मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 + x3/2 और y1 + y3/2, और ई पॉइंट रहेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स हैं। अब हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना? ये एक प्रॉपर्टी है मीडियन की, और मीडियन क्या करता है? सेंट्रॉइड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है तो हम सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं और आपको सेंट्रॉइड निकालना है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए, तो हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेके हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो हमें पता है अगर 2:1 का रेशियो है, तो एडी में जो एडी यहाँ पर मीडियन है, उसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो रेशियो क्या लिया? 2:1। तो उस रेशियो को लेके हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या आ जाएगा? जी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड निकालने के लिए। ठीक है, आप इस तरीके ड्राइव कर सकते हैं उसको। आपको क्या क्या दिया होना चाहिए? किसी भी ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होना चाहिए। आप उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ पुट करके डायरेक्ट सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रॉइड के ऊपर। जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल क्या है? एबीसी। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है, तो जी क्या है? उसका सेंट्रॉइड है। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि जी अगर सेंट्रॉइड है, तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं।
ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, GAB, GBC, GAC, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABC में अगर यहाँ पर सेंट्रॉइड है तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ GAB की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ GAB कितना होगा, एरिया ऑफ GCA और एरिया ऑफ GBC, मतलब यहाँ पर ये जो 3 ट्रायंगल बनेंगे इन तीनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा, कोई सा भी ट्रायंगल हो। अगर यहाँ पर सेंट्रॉइड आपको दिया है तो सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड से यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा ये तीनों ट्रायंगल इनका एरिया इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है उसके 1/3 के बराबर इन सभी ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल एक जैसे एरिया के 3 ट्रायंगल से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरे एरिया के 1/3 के बराबर होगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल ABC में DEF क्या है, मिड पॉइंट है, DEF क्या है, मिड पॉइंट है। इन मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल बनेंगे 4। इन मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर 4 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। एक तो बनेगा AFE, एक बनेगा BDEF और एक बनेगा CBE, और एक ट्रायंगल रहेगा DEF। तो अगर हम इन चारों ट्रायंगल के एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी आपस में इक्वल होता है। इसके पहले हमने देखा था 3 ट्रायंगल बन रहे थे, उन तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल था। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, इन चारों ही ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं और ये चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। किसकी इक्वल होगा बताओ, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये चारों ट्रायंगल इक्वल होंगे, इक्वल एरिया के ट्रायंगल होंगे, और चारों ट्रायंगल से एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब चारों इक्वल ट्रायंगल हैं, तो उन सभी का एरिया टोटल जो बड़ा ट्रायंगल है उसके 1/4 के एरिया के इक्वल होगा। क्लियर, तो ये सेकंड पॉइंट था, आप लोगों को याद रखना है, आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम अगला सेंटर जिसका नाम है सर्कम सेंटर, ठीक है। तो देखते हैं सर्कम सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। किसी भी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं साइड्स के, वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट होते हैं, जो पॉइंट होता है उनका, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स हमेशा क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड circumcenter of a triangle, it is denoted by S। क्लियर है। तो जैसे हमने देखा था इसके पहले कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस भी हमेशा कॉन्करेंट होते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर मीडियंस मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। वैसे ही किसी भी ट्रायंगल के अगर आप साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो भी हमेशा क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ट्रायंगल में किसी भी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, यानी कि वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं वो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, DEF यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर DEF ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। अब यहाँ पर एक सर्कल बनेगा जो कि इन तीनों वर्टाइसेस से पास होगा, इस सर्कल का नाम क्या रहेगा, सर्कम सेंटर। इस सर्कल को क्या बोलेंगे हम, सर्कम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो S से A तक की डिस्टेंस, S से B तक की डिस्टेंस और S से C तक की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये तीनों ही डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। SA इक्वल टू SB इक्वल टू SC, ठीक है। ये
सभी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। कौन कौन सी, एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस सी, और ये किसके इक्वल होंगे, सर्कम रेडियस के। ये सभी किसके इक्वल होंगे, सर्कम रेडियस के। तो एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस सी, ये सर्कम रेडियस के इक्वल होंगे, ठीक है। और जब भी हमें सर्कम सेंटर निकालना होगा तो सर्कम सेंटर हम क्या सपोज करेंगे, x, y सपोज करेंगे सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर सपोज करने के बाद यहां से हम इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, एस ए इक्वल टू एस ए स्क्वायर इक्वल टू एस बी स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। एस बी स्क्वायर इक्वल टू एस सी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। और एस ए स्क्वायर इक्वल टू एस सी स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन। तो आपने क्या करा, जब देखा यहाँ पर कि एस क्या है, सर्कम सेंटर है, तो ये सर्कम सेंटर, ये इस सर्कम सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम वर्टाइसिस की डिस्टेंस निकालें, एस ए निकालें, एस बी निकालें और एस सी निकालें, तो ये सभी डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। और डिस्टेंस इक्वल होंगी तो अगर हमें सेंटर निकालना है, सेंटर हमने x को y सपोज कर लिया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आपको ए बी सी, ये वर्टाइसिस आपको दिए रहेंगे, आपको ए दिया रहेगा x1, y1, ठीक है ना। बी आपको दिया रहेगा x2, y2, और साथ में आपको सी दिया रहेगा x3, y3। ABC आपको वर्टाइसिस दिए रहेंगे। फिर आपको ये कंडीशन लगाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ 3 इक्वेशन, आपको इनमें से कोई सी भी 2 इक्वेशन लेना है, इसमें से कोई सी भी 2 इक्वेशन लेना है, एनी 2 इक्वेशंस, कोई सी 2 इक्वेशन लोगे आप, उनको सॉल्व करके आपके x और y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कम सेंटर निकालना है। क्या दिया रहेगा आपको, ABC के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। फिर आपने सर्कम सेंटर एस x, y सपोज कर लिया। यहाँ से तीनों वर्टाइसिस की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। एस ए स्क्वायर इक्वल टू एस बी स्क्वायर इक्वल टू एस सी स्क्वायर होगा। यहाँ से आपने इक्वेशन बनाई, कितनी इक्वेशन बनी, 3। इन 3 में से आप कोई सी भी 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे और दोनों इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। उनको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेथड है, इस तरीके से सॉल्व करके हम सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो इस तरीके से आप एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक। तो दिस रिलेशन, जो हमने रिलेशन निकाला था, उस रिलेशन से आप क्या करोगे, सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बनेगी और उससे क्या निकल जाएगा, सर्कम सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हम कुछ पॉइंट देखते हैं, सर्कम सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज या इसके पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो पहला पॉइंट है, सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कम सर्कल। यहाँ पर 2 चीजें हैं इसमें हमें समझने वाली। पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकालो, और आपने उसको ऑब्जर्व किया, लेंथ ऑफ साइड आपने देखी, तो आपको पता चला कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है सर्कम सेंटर निकालने के लिए। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालोगे। क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालोगे, और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। क्लियर है। और इससे एक चीज और समझ में आती है कि अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और आपने उससे क्या बनाया, एक सर्कम सर्कल बनाया, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, आपने क्या बनाया, सर्कम सर्कल बनाया, तो उस सर्कम सर्कल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, उस सर्कल का डायमीटर होता है। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं इस पॉइंट को। सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सर्कम सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द midpoint of the hypotenuse, and hypotenuse of the right angle triangle is the diameter of circumcenter। क्लियर, दोनों बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए तो देखते हैं इसको। जैसे ट्रायंगल दिया है आपको, ट्रायंगल ABC दिया है, और ये क्या है, इसका सर्कम सर्कल है। ये ट्रायंगल ABC है और ये सर्कम सर्कल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मिड पॉइंट रहेगा
BC का, ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये पॉइंट है, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, सर्कम, क्या है मिड पॉइंट इसका, ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। अब मान लो ये जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लो आप। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये जो सर्कम सेंटर है ये कहाँ होता है, ट्रायंगल के अंदर होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है सर्कम सेंटर, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। और अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये जो सर्कम सेंटर है ये कहाँ होगा, इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। अब मान लो इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये राइट एंगल है यहाँ पर। अगर मान लो इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना दो, ठीक है, इसको क्या बना दे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ये जो सर्कम सेंटर ये कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये जो सर्कम सेंटर है ये कहाँ आ जाएगा, इस ट्रायंगल के बाहर आ जाएगा। तो सर्कम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। एंड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। क्लियर। तो तीन ही ट्रायंगल होते हैं, एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, तो सर्कम सेंटर कहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज के ऊपर है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये कहाँ चले जाएगा, बाहर। और अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो सर्कम सेंटर कहाँ होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The point which is equidistant from, कुछ MCQ देख रहे हैं इसके ऊपर हम, the point which is equidistant from the three vertices of a triangle। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, सर्कम सेंटर के ऊपर, तो ऐसा कोई पॉइंट जो कि वर्टाइसेस, किसी ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं उससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बताओ, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, क्या बोलेंगे। अगर तीनों वर्टेक्स से, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर किसी सेंटर की बात करें तो कौन सा सेंटर होता है बताओ, अभी जो हमने पढ़ा है कौन सा होगा, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, सभी वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। द सर्कल पासेस थ्रू थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला जो सर्कल होता है उस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल, एक्स सर्कल, इन सर्कल या नॉन ऑफ दिस, बताओ कौन सा सर्कल बोलते हैं इसको, सर्कम सर्कल। क्लियर है। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाले सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटर की बात करते हैं, ऑर्थो सेंटर। अगला सेंटर है ऑर्थो सेंटर। अब देखते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड क्या होते हैं, अगर मान लो कोई हमें ट्रायंगल दिया है ABC, आप वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो उसके अपोजिट साइड के ऊपर, तो उस वर्टेक्स से जो आपने लाइन ड्रॉ करी है उसे हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड बना सकते हो आप, जितने उसके वर्टाइसेस हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ होंगे, वर्टाइसेस से ड्रॉ होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड पॉसिबल है, तीन एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं और एल्टीट्यूड हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड हमेशा क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। जैसा इसके पहले हमने देखा था, किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस कॉन्करेंट होती है, किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स भी कॉन्करेंट होते हैं। उसी प्रकार से किसी भी ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। अब किसी ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड है वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे उसे हम, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ ट्रायंगल की बात करें तो आपका ट्रायंगल है ABC और ये आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करे, ठीक है, AD, यहाँ एल्टीट्यूड लिया BE और एक एल्टीट्यूड लिया आपने CF। ये आपने तीन यहाँ पर अलग अलग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स A। अच्छा ये एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स A है तो ये एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स B है,
तो ये क्या है, एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स सी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, ऑर्थो सेंटर। The altitudes of a triangle are concurrent, मैंने आपको बताया अभी। The point of concurrency is called orthocenter of a triangle, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, orthocenter of a triangle। क्लियर है। तो orthocenter बहुत ही आसान चीज है, कोई कठिन नहीं है। Point of intersection of altitudes drawn from the vertices of a triangle। क्लियर है। चलिए, it is denoted by O, इसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कुछ इसके बाद पॉइंट देखते हैं। The orthocenter of a right angle triangle is the vertex containing the origin। राइट एंगल ट्रायंगल में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सर्कमसेंटर होता है। और जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वर्टेक्स के ऊपर राइट एंगल बनता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स के ऊपर राइट एंगल बनता है उस वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर, ठीक है ना। The orthocenter of a right angle triangle is the vertex containing the right angle, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर राइट एंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है इस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है। तो जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो मिड पॉइंट होता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कमसेंटर, बताया सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। If O is the orthocenter of a triangle ABC, then OABC are such that one is the orthocenter of the triangle formed by the remaining three vertices। अब ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। If O is the orthocenter of triangle ABC, then OABC are such that one is the orthocenter of the triangle formed by the remaining three vertices। मतलब जो सिंपल सी बात है, ये क्या बोलना चाह रहा है। मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल एबीसी, और आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करे और ये क्या आ गया, ओ क्या आ गया इसका, ऑर्थोसेंटर। वो क्या ऑर्थोसेंटर है, ऑर्थोसेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस। तो वो क्या है, ऑर्थोसेंटर है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल बनाएं, कोई सा भी ट्रायंगल बना दें, जैसे आपने ये ट्रायंगल बना लिया, कौन सा ट्रायंगल बनाया, ओ ए बी, कौन सा ट्रायंगल बनाया, ओ ए बी। तो इस ट्रायंगल का मतलब यहाँ पर आपका 4 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का OAB का जो ऑर्थोसेंटर रहेगा, इस ट्रायंगल का जो ऑर्थोसेंटर रहेगा वो क्या आ जाएगा, C पॉइंट रहेगा। क्या हो जाएगा, C पॉइंट रहेगा। मतलब इफ O इज द ऑर्थोसेंटर, वो क्या है, ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। समझना बात को मैं कैसे बोल रहा हूँ। देन OABC आर सच दैट वन इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग 3 वर्टिसेस। आप इन चारों में से कोई से भी वर्टिसेस ले लो, जैसे हमने ले लिया OAB, ले लिया OAB। अगर OAB जो ट्रायंगल बनेगा इसका जो ऑर्थोसेंटर होगा वो क्या रहेगा, C रहेगा। अगर आप ABC ले लो, ABC का ऑर्थोसेंटर O रहेगा। आप ऐसा करो OBC ले लो, आपने क्या लिया, OBC, ये आपने ये वाला ट्रायंगल ले लिया OBC। इस ट्रायंगल का जो ऑर्थोसेंटर रहेगा वो कहाँ रहेगा, ए के ऊपर रहेगा। बात समझ में आ गई। इस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर कहाँ रहेगा, ए पॉइंट के ऊपर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर हमेशा उस ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। और अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करेगा ऑर्थोसेंटर, इनसाइड लाई करेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है ऑर्थोसेंटर, जिस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बनता है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर इनसाइड होगा ट्रायंगल के, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा ऑर्थोसेंटर उस ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। कोई से भी 3 पॉइंट लेके अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो उसका ऑर्थोसेंटर 4 पॉइंट पर लाई करेगा, जो आपने उसमें नहीं लिया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। The point of
कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं अपन, बहुत सिंपल सिंपल से। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके ऊपर डेफिनेशन देखी है। बताइए क्या आंसर होगा, बताओ बताओ। थर्ड वाला आंसर है इसका, है ना, ऑर्थो सेंटर। अभी डेफिनेशन पढ़ी है, पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है अभी उसके ऊपर क्वेश्चन है। इफ O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB, मुझे बताओ OAB, O क्या है, किस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, तो OAB का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, बताइए फटाफट। मेरे ख्याल सभी को समझ में आ गया होगा। अभी जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से बताओ, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या होगा, OAB का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, O क्या है, इसका सेंटर है, OAB लिया, क्या नहीं लिया, C, तो C क्या हो जाएगा इसका ऑर्थो सेंटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, है ना, तो क्लियर है, OAB का ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, C। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन अमंग OGC, इसमें हम एक रिलेशन देख रहे हैं, मतलब आपको ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, इसमें हम रिलेशन देख रहे हैं। O is the ortho center, G is the centroid, G क्या है centroid, and S is circumcenter of triangle ABC. Then OGC are collinear, पहली प्रॉपर्टी, ये तीनों सेंटर्स हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ये तीनों सेंटर्स हमेशा एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। दूसरी, G divides OS in the ratio 2:1। G क्या करता है, G मतलब सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जैसे कि मान लो ये 2 दिया है, ये कितना दिया है, 1 दिया है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्लियर है। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहली प्रॉपर्टी, तीनों सेंटर्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, G divides OS in the ratio 2:1 internally। G मतलब सेंट्रॉइड, OS को 2:1 इंटरनली रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है। यहाँ पर आप बोल सकते हो इस तरीके से 3G = 2S + O, ठीक है, 3G = 2S + O। ये टोटल जो रेशियो है वो कितने हैं, 3 है, और 2S मतलब सेक्शन फार्मूला अगर लगाए हैं तो G = ये M1 है और ये M2 है, तो G = M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, जो सेक्शन फार्मूले होते हैं उसके हिसाब से देखें अगर तो क्या आ जाएगा, 3G = 2S + O। क्लियर है। तो इससे आपको रेशियो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, intersection of internal angle bisector of a triangle is called in center। in center मतलब अभी हमने सर्कम सेंटर की बात करी थी। सर्कम सेंटर में क्या होता है, ट्रायंगल ABC के बाहर सर्कल बनता है तीनों वर्टेक्स से पास होके, उसका सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। अब हम बात करेंगे इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होगा, ट्रायंगल ABC के अंदर सर्कल बनेगा, जिस सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल, और उसका सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कोई ट्रायंगल है आपके सामने ABC, ठीक है, ये इसके वर्टाइसेस हैं। तो ये क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ये क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, और यहाँ पर एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B हमने बनाया है, ठीक है, और ये क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। यहाँ पर हमने ABC तीनों के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी हमेशा क्या होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। मतलब किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ठीक है, ये क्या है, इन सेंटर है, इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको I से। अब यहाँ पर एक चीज देखना, अगर इसको कैलकुलेट करना है
तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपको इन सेंटर अगर कैलकुलेट करना है तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसके लिए जो लेंथ ऑफ साइड है, जैसे आपकी साइड BC है तो BC की लेंथ कितनी है, स्मॉल a, मतलब A के अपोजिट में जो साइड है, A के अपोजिट, A वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ हम स्मॉल a लेंगे, और B के अपोजिट जो साइड है AC उसकी लेंथ स्मॉल b लेंगे, और C के अपोजिट साइड है AB उसकी लेंथ क्या लेंगे हम, C लेंगे। ठीक है, तो स्मॉल ABC कैसे लेना है, स्मॉल a मतलब BC की लेंथ, स्मॉल b मतलब AC की लेंथ, और स्मॉल c मतलब AB की लेंथ। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले स्मॉल ABC ये लेंथ निकाली। ये निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, सभी लेंथ निकाली, AD BE CF ये क्या है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है ना, AD BC और CF ये बाइसेक्टर्स हैं। तो आपको क्या निकालना है, इंसेंटर निकालना है। तो इंसेंटर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर स्मॉल a का मतलब लेंथ ऑफ साइड BC, B मतलब लेंथ ऑफ साइड AC, और C मतलब लेंथ ऑफ साइड AB। ठीक है, आपको ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c इनकी वैल्यू निकालना है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा x1 y1 पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3, ये तीनों वर्टाइसेस आपको दिए रहेंगे। आपने क्या करा, इसकी लेंथ निकाली, यहाँ पर आप क्या करोगे, लेंथ निकालोगे। ठीक है, ये जो लेंथ रहेगी ये स्मॉल a है, ये लेंथ क्या है, स्मॉल b है, और यहाँ पर ये लेंथ क्या है, स्मॉल c। आपने क्या करा, लेंथ निकाली। आपको दिया क्या था, वर्टाइसेस दिए थे, एक पॉइंट आपको x1 y1, b पॉइंट x2 y2, और c क्या दिया था आपको, x3 y3, ये आपको पॉइंट दिए हुए थे। आपने क्या करा, a के अपोजिट जो साइड है BC उसकी लेंथ निकाली, फिर आपने B के अपोजिट क्या है AC उसकी लेंथ निकाली, और C के अपोजिट में क्या है AB है उसकी लेंथ निकाली, स्मॉल ABC की वैल्यू निकाली। फिर आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, इससे क्या हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है, कोई कठिन चीज नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अभी इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम। अब एक्स सेंटर की बात कर रहे हैं। एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर किसी भी ट्रायंगल के एक्स सेंटर की अगर हम बात करें, 3 एक्स सेंटर निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर निकाल सकते हैं। पहला एक्स सेंटर देख रहे हैं हम, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए। ठीक है, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए, intersection of internal bisector of angle A and external angle bisector of B and C of a triangle is called X center opposite to A। थोड़ी देर पहले हमने इन सेंटर की बात करी थी। इन सेंटर में क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात करें तो वो होता है इन सेंटर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। किसी भी ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आर नोन एज एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, मतलब बी और सी दोनों एंगल के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ए का क्या हो गया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी और सी का क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए। जिसके अपोजिट आपको एक्स सेंटर निकालना है उसका आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेना है। तो अगर अपोजिट टू ए आपको निकालना है एक्स सेंटर, तो उसको निकालने के लिए देखो, यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी है,
ए के अपोजिट निकालना, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल बी है और एंगल सी है, ये बी का और ये ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बी क्या है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। अब यहां से बी से बनाएंगे हम, बी से बनाया हमने, बी से क्या बनेगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे एक्स सर्कल अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट में एक्स सर्कल। अच्छा एक चीज और है, हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है एक्स सेंटर होता है, ठीक है। अब ये जो एक्स सर्कल होता है, इन तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को हम बोलते हैं एक्स सर्कल अपोजिट टू ए, ठीक है। ये क्या बन गया एक्स सर्कल अपोजिट टू ए, क्लियर है। ये क्या है उसका सेंटर, क्या बोलेंगे इसको I1, I1 क्या है एक्स सेंटर इज द सेंटर ऑफ एक्स सर्कल, ये एक्स सर्कल है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा एक्स सेंटर, क्लियर है। तो I1 क्या हो जाएगा एक्स सेंटर अपोजिट टू ए, और इसको ड्राइव करने के फॉर्मूले क्या होते हैं -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c और -ay1 + by2 + cy3 अपॉन -a + b + c। सिंपल सा है। ए साइड को क्या बन रहा है स्मॉल ए साइड बोलेंगे, अरे स्मॉल a = bc, तो उसको नेगेटिव ले लिया अपन, ठीक है ना, ए को नेगेटिव ले लिया अपन ने, अगर ए के अपोजिट हो तो ये क्या हो गया I1, ऐसे हम देखते हैं एक्स सेंटर अपोजिट टू बी, यहाँ पर बी के अपोजिट में जब बनेगा ये क्या बनेगा I2 बनेगा, यानी ये क्या हो जाएगा एक्स सेंटर अपोजिट टू बी, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी पॉइंट को नेगेटिव ले लेंगे अपन, बी को नेगेटिव ले लिया हमने, ठीक है। ये क्या हो गया एक्स सेंटर अपोजिट टू बी, और अगर हम एक्स सेंटर अपोजिट टू सी की बात करें तो सी के अपोजिट में जो बनेगा ये क्या हो जाएगा एक्स सेंटर अपोजिट टू सी, इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं I3 एक्स सेंटर अपोजिट टू सी, और I3 की अगर हम वैल्यू निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पर सी नेगेटिव ले लिया हमने, सी को नेगेटिव ले लिया, ये क्या हो गया I3 एक्स सेंटर अपोजिट टू सी, क्लियर है। तो ये हो गया एक्स सेंटर। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जो सेंटर हमने पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन, पॉइंट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, अगर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इससे आपको क्या निकालना है सेंट्रोइड निकालना है, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग निकाल लोगे। तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 सपोज कर लेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फार्मूला x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3, ये क्या होता है सेंट्रोइड का फार्मूला होता है, और इसमें वैल्यू पुट कर दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व करोगे आपको तो आंसर क्या आ जाएगा 0,4। आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 2,7, सेंट्रोइड आपको दिया हुआ है, द पॉइंट P, C lie on x and y axis respectively and A पॉइंट आपको दिया है 4,8, पॉइंट B and C। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड कितना दिया है 2,7, सेंट्रोइड आपको दे दिया, ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपको दिया हुआ है, आपको B और C पॉइंट निकालना है, और A पॉइंट भी दिया है, सेंट्रोइड दिया है और पॉइंट A दिया हुआ है, आपको पॉइंट B और पॉइंट C फाइंड करना है। पॉइंट B और C फाइंड करना है, और ये कहां पे लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन x एंड y एक्सिस। B पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है और C पॉइंट कहां पर है y एक्सिस के ऊपर है, क्लियर। तो B पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो इसको क्या लेंगे हम x, 0 लेंगे, C पॉइंट कहां पर y एक्सिस के ऊपर 0, y ले लिया अपन। ये दो वर्टाइसेस है ट्रायंगल ABC के, तो सेंट्रोइड इक्वल टू क्या होगा x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3। ये हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे जब इन दोनों को कंपेयर करा अपन ने, तो इन दोनों को कंपेयर करा तो इससे क्या होगा x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो B पॉइंट कितना हो जाएगा x, 0 लिया था हमने, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2,0,
y की वैल्यू कितनी है 13 है, तो सी पॉइंट कितना हो जाएगा 0,13। ये आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, कठिन क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं करें हमने। फाइंड द इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं ट्रायंगल के, ठीक है, तीनों वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं और इससे आपको इन सेंटर और एक्स सेंटर्स फाइंड करना है। इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आपको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन सेंटर। तो एबीसी आपको 3 पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, स्मॉल एबीसी की वैल्यू निकालना। अगर आपको इन सेंटर या एक्स सेंटर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, स्मॉल एबीसी की वैल्यू निकालना। स्मॉल ए क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड बीसी। स्मॉल बी क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड सी। और स्मॉल सी क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड एबी। तो आपने क्या करा, डिस्टेंस फॉर्मूले से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, स्मॉल ए कितना आ गया 3 आ गया, स्मॉल बी मतलब लेंथ ऑफ सी है, सी से ए तक की डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू निकाली आपने। फिर स्मॉल सी निकाला, सी कितना है ए बी, ए से बी तक की डिस्टेंस जो कि कितनी आ रही है 4। कितनी डिस्टेंस आ रही है 4 आ रही है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, ए बी सी की वैल्यू निकाली, स्मॉल ए बी सी की। अब हम क्या करेंगे, इन सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है, आप स्मॉल ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इन सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, बेसिक्स की कैलकुलेशन है, वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेट करना है। तो कितना आ गया 6,3। इन सेंटर कितना आ गया 6,3। ठीक है, वैल्यू पुट करी, इन सेंटर निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या निकालना है हमें, एक्स सेंटर निकालना है। एक्स सेंटर पहले निकालते हैं हम अपोजिट टू ए, यानी कि I1 निकालेंगे। I1 निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर ए के अपोजिट निकालना है तो ए वाले को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले वही है इन सेंटर वाले, बस अगर ए के अपोजिट निकालना है तो ए को नेगेटिव ले लिया हमने। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे नॉर्मल तरीके से। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, कर लोगे सॉल्व, बहुत ही आसान है, वैल्यू पुट करते जाना है और सॉल्व करना है। तो I1 आ गया। अब हम बात करते हैं एक्स सेंटर अपोजिट टू बी, यानी कि I2 की, और यहाँ पर फॉर्मूले में देख रहे हैं हम b नेगेटिव लिया है। अगर b के अपोजिट सॉल्व कर रहे हैं तो b को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है ना, इनमें वैल्यू पुट करी हमने, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करा तो यहाँ से I2 की वैल्यू आएगी 1,8, यानी कि b के अपोजिट में जो एक्स सेंटर है वो कितना आ गया 1,8। अब हम देखते हैं लास्ट में एक्स सेंटर अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट एक्स सेंटर। सी के अपोजिट में जो एक्स सेंटर है वो क्या है I3 है। सी को हमने ले लिया नेगेटिव, सी को नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमें अपोजिट टू सी बोल रहे हैं। सी को नेगेटिव लेने के बाद अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करने के बाद अब यहाँ पर I3 यानी कि थर्ड एक्स सेंटर अपोजिट टू सी निकल जाएगा। कितना आ रहा है 4,-1। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये सभी सेंटर्स आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और ये हमने जो सेंटर्स के जो क्वेश्चन देखे हैं ये बेसिक क्वेश्चन है, ये कठिन वाले क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। ये वैल्यूज कैसे पुट करना है फॉर्मूले में, ये सब चीजें हमने यहाँ पर सीखी है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के सेंटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सभी की डेफिनेशन और इन सभी को प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, ये आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं क्या, ठीक है। और जो स्पेशली मैंने प्रॉपर्टीज बताई है वो प्रॉपर्टीज तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।